हेलो दोस्तों, मेंटोरा सिविल्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 72वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा आने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और लास्ट मोमेंट में आप अपने पढ़ाई को रिवीजन के द्वारा उसको पॉलिश कर रहे होंगे। मेंटोरा सिविल्स पर हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किया गया है, फिर किए हम लोगों ने, और उसी इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव है पीवाईक्यू एनालिसिस का। पीवाईक्यू एनालिसिस के अंतर्गत हम जो पीवाईक्यूज पिछले वर्षों में हुए हैं उनकी एनालिसिस उनके द्वारा करा रहे हैं जो खुद उन परीक्षाओं को दे रखा है और उसमें 100+ मार्क्स लेकर के आए हैं। इसके पहले 70वीं बीपीएससी की पीवाईक्यू की एनालिसिस की गई है और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, उसकी अप्रोच के बारे में चर्चा की गई है। इसी सीरीज में जो अगला हमारा होने वाला है वीडियो, वो 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के है और इसमें जो पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसमें दोनों में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल इसमें पेपर जो है वो दोनों में है, बट चूंकि एक हमारी जो बड़ी जनसंख्या है वो हिंदी मीडियम की है और उन्हें थोड़ा ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हिंदी को ही थोड़ी प्राथमिकता देते हुए चलेंगे। इंग्लिश भी इसमें साथ में चलेगा। अगर आपको किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेकर के, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसके हिसाब से फिर आगे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये 71वीं बीपीएससी का ई सीरीज का पेपर है और पहला प्रश्न है इसमें। इसमें शुरुआत ही हो रही है रीजनिंग, और रीजनिंग से शुरू किया है इन लोगों ने। अब देखिए, इसमें ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि जब रीजनिंग और करंट, इसमें दो सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ से जो पीवाईक्यू डिस्कशन के समय मैं आपको इसमें एक सलाह दूंगा कि जो करंट का क्वेश्चन होता है उसमें पीवाईक्यू करने का कुछ खास सेंस नहीं बनता है, सिवाय इसके कि हम समझ लें कि पीवाईक्यू में जो करंट पूछे जा रहे हैं वो किस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं और अगली परीक्षा में वहीं से, यानी उन्हीं सेक्शन से कितने उन प्रश्नों के आने की संभावना बन रही है, ना कि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो है रीजनिंग के जो प्रश्न है, तो मेरा ये मानना है, और मेरे भी 108 नंबर आए थे लास्ट 71वीं बीपीएससी में, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पिछले बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं और उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, अगर आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 बार उस पर अभ्यास कर लेते हैं, तो ये 10 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, और आप निश्चित रूप से इसमें 9 प्रश्न और कभी कभी 10 प्रश्न भी सही करके आएंगे। तो मेरी इसमें सलाह होगी कि आप इसको, जो इसके पीवाईक्यूज हैं, उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें खुद से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और इनमें इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो हम बस इसको रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे और फिर आगे के जो बाकी विषयों के प्रश्न होंगे, इतिहास के, भूगोल के और पॉलिटी के वगैरह, इन सब के जो हम क्वेश्चंस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे और अप्रोच समझेंगे। तो रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, इसमें ऑड वन आउट को ढूंढना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन, स्टेथोस्कोप और परिदर्शी यंत्र, इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा है, ये सभी ऐसे सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के बारे में है जो किसी चीज को देखने के लिए या तो छोटी चीज को बड़ा करके या बड़ी चीज को छोटा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है। बट इसमें एक जो तीसरा है स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर्स के द्वारा जो हम वो यूज किया जाता है किसी का धड़कन नापने के लिए, तो वो एक ऑड वन आउट है इसमें से, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो, मैं इसके साथ आपको ट्रिक लगाता चलता हूँ इसमें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इस प्रश्नों को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं, ये आप आराम से जो है इन प्रश्नों को खुद से रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लें। और
इसको बस देखते चलते हैं और हम लोग जब आगे के जो विषय वाले प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा समय देते हुए और उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ए। मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको। इसका सही उत्तर है ए। तीसरा जो प्रश्न है मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को आप आराम से खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे PYQ के देख करके। और हम लोग इस तरह के 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों को हम लोग छोड़ करके फिर हम 11वें प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ से करंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन करंट का है और पूछा गया है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो नेशनल लेवल के जो चैंपियनशिप्स होती हैं, चाहे वो खेलो इंडिया हो जाए या फिर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो जाए, जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन हो जाए, इन चैंपियनशिप से BPSC की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पढ़ के जाना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 5। तो इसका जो है सही उत्तर हम 5 मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी बिहार के करंट से ही है कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? इसका सही उत्तर है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये जो है उत्तरी बिहार के ये जिले हैं और वहां पर जो है कोसी और मेची नदी है, उन नदियों के बीच एक लिंक परियोजना बनाई जा रही है और उन दोनों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो बाढ़ की समस्या है उससे निपटा जा सके और जो पानी है उसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इसमें जो उत्तर और पूर्वी बिहार है उसके 4 जिले हैं, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है। इन चारों जिलों को वहां पे इससे फायदा होने वाला है। सही उत्तर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? अब देखिए इसमें चूंकि ये करंट का क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि अभी पिछले साल ही भारत सरकार ने 3 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में, नए शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। तो तेलुगु तो पहले से ही इसमें शास्त्रीय भाषा के तौर पे दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा मराठी और बंगाली, इन दोनों को भी जो है शास्त्रीय भाषा के तौर पे दर्जा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा, क्योंकि शास्त्रीय भाषा पे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते रहे हैं कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं, इसके इस तरह के UPSC और अन्य जो PCS एग्जाम्स होते हैं वहां भी पूछे गए हैं। तो इस तरह के करंट को हम निश्चित रूप से पढ़ के जाएंगे कि शास्त्रीय भाषा संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हम, या अपडेट आता है तो हम उसको जरूर से पढ़ के जाएं। आगे चलते हैं। ये है नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? नागी पक्षी अभ्यारण्य आपको पता है कि ये बिहार का एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको जैव विविधता क्षेत्र के रूप में अभी हाल ही में इसको मान्यता दी गई है। तो इसका सही उत्तर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसके द्वारा जो है, चूंकि यहाँ पे पक्षियों के लिए बहुत उपयुक्त परिस्थितियां हैं और यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? फिर से देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, जब पंचायती राज दिवस जो है स्टैटिक पोर्शन में भी पूछा जा चुका है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। और पंचायती राज चूंकि हमारी डेमोक्रेसी का एक तीसरा स्तंभ, तीसरा एक लेयर है जहां पर हम अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसका हम यूज करते हैं और तृणमूल स्तर पर हम जो है गवर्नेंस को ले जाते हैं, इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था?
इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बिहार में हुआ था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बिहार में कोई ऐसे नेशनल इवेंट्स होते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं तो हमें जरूर से इसको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये उस समय ये न्यूज थी, उस समय काफी चर्चा में थी, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो इसका मिशन जो है वो था कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अब देखिए यहाँ पर जो है चंद्रमा या फिर मार्स या फिर वीनस, इस तरह पे जो मिशन होते हैं या फिर क्षुद्र ग्रहों पे जो मिशन होते हैं, चाहे वो मिशन इसरो के हों या फिर वो नासा के हों या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हों या जाक्सा के हों, उन मिशंस को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि स्पेस में जब भी कोई ऐसी नई चीज होती है, कोई नया एक्सप्लोरेशन होता है, उससे पूरे ह्यूमैनिटी को लाभ होता है। और जिस चीज से पूरे ह्यूमैनिटी को लाभ होता है वो हमारी परीक्षा के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको बस एक ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो किस तरह से क्वेश्चंस को चूज कर रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस को वो लोग उठाते हैं कि यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्योंकि अभी हम ये मून मिशन की बात कर रहे थे, लूनर ट्रेल ब्लेजर की। तो चूंकि ये क्या है कि मून के ऊपर ये मिशन किया गया था, और अगर मान लीजिए कि मून पे हम लोगों को पानी की जानकारी मिल जाती है तो सोचिए क्या होगा इससे। मून को जो है कि हमें और एक्सप्लोर कर सकेंगे, हमारी जो पानी की ज़रूरतें हैं उसको हम जो है और पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ जो हमारी मार्स पे मिशन होने वाले हैं या फिर मार्स के आगे भी उसके बियॉन्ड जो मिशन होने वाले हैं, उन मिशन के लिए हम एनर्जी के तौर पे उसका पानी का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। इस वजह से जो इस तरह के मिशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर से इसको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। ठीक है, अब ये भी उस समय करंट में था। अफ्रीकानर्स ये दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह है ये। और जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो ये खबर मैंने ट्विटर पे पढ़ी थी कि वहां पे एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी इन चीजों के बारे में ट्वीट कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्या है, जब मैं एग्जाम हॉल में इस चीज को देख रहा था तो कैसे वहां पे अगर मान लीजिए कि आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है, अफ्रीकानर्स बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे गेस कैसे कर सकते हैं। सोचिए कि पहला अगर ऑप्शन देखें कि अमेरिका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग, ठीक है, इस बात की कितनी संभावना है, क्योंकि इंडो अफ्रीकी मूल के लोगों के बारे में बहुत न्यूज आती रहती है। हर महीने में कोई ना कोई उनके अगेंस्ट कोई अगर क्राइम होता है या उनका कोई हैरेसमेंट होता है तो उसको लेके न्यूज आती है। और हमने कभी भी नहीं सुना है कि अमेरिका में जो इंडो अफ्रीकी मूल के लोग हैं तो उनको अफ्रीकानर्स कहते हैं, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है अफ्रीका में जो आदिवासी समुदाय हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अफ्रीका वो सारे वहाँ पे एक तरह से वहाँ के जो आदिवासी लोग या मूल निवासी हैं वो तो सारे अफ्रीकन ही हैं, तो वहाँ पे आदिवासी समुदायों के बारे में भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, सारे ब्लैक हैं वहाँ पे। तीसरा जो बनता है क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह हैं और उनकी जमीनों को अधिग्रहित करने के लिए एक कानून लाया गया था अफ्रीका में, जो कि जिस पे विवाद था कि उस कानून के हिसाब से किसी की भी जमीन सरकार ले सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इस तरह से। तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो है वो संख्या में तो कम है बट उनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा हैं। तो उस कानून का उद्देश्य ही ये था कि जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह है उनसे जो उनके पास अधिक जमीनें हैं उसको उनसे लिया जा सके, और इस बात को लेकर वहाँ पे विरोध हो रहा था। तो ये क्वेश्चन उसी संबंधित है। हाँ, एक चीज ये भी है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बीपीएससी अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। अब जैसे अफ्रीकानर्स जैसे टर्म्स ये यूपीएससी के ये पैटर्न रहे हैं कि अफ्रीकानर्स को वो लोग पूछते रहे, इस तरह के प्रश्नों को पूछते रहे, इस तरह के टर्म्स लेके आते हैं। तो बीपीएससी भी इस पैटर्न पे जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और अगली जो 72वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो इसको ध्यान में रखें कि ऐसे जो टर्म्स जो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और किसी एक बड़ी घटना या किसी एक बड़े इशू से जुड़े रहे हैं उसको जरूर से पढ़ के जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। अब देखिए बावड़ी, बावड़ी का काम क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन का।
और वाटर कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब भी बावड़ी का वाटर कंजर्वेशन का कोई भी आपके सामने प्रश्न आ जाए, कोई भी मुद्दा आ जाए या कोई भी टॉपिक आ जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ वहाँ पे ध्यान से पढ़ना, वो आपके एग्जाम का भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजों की बावली। इसको जो है कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ऑफ इंडिया के सहयोग से जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण है उसने जो है इसको संरक्षित किया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? ठीक है, अब आपको तो आश्चर्य होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। तो हमें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे जो नायक हैं, हमारे महापुरुष हैं, उन लोगों को जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देशों में, विदेशों में जो है उनको इतनी महत्ता मिल रही है, उनके विचारों को वहाँ पे इतना पढ़ा लिखा जा रहा है, इतना सुना जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर बने हैं, अभी तो हमारे भारतीय मूल के मेयर हैं, बट जब वहाँ पे एरिक एडम्स मेयर थे, उनके जस्ट पहले एरिक एडम्स वहाँ पे मेयर थे, और एरिक एडम्स ने ही जो है बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक दिवस घोषित किया था 14 अप्रैल 2025 को। तो ये एरिक एडम्स, ये करंट अफेयर्स का उस समय मुद्दा था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। ऐसे जो चीज़ें होती हैं, कई बार हमारे किसी महापुरुष को हमने देखा घाना में या दक्षिण अफ्रीका में या यूएस में या फिर किसी और कंट्री लाइक पोलैंड में ऐसा होता है, तो हमको जापान में हो जाता है, तो ऐसे ऐसी घटनाओं पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या है? इसका सही उत्तर है टुगेदर, सॉरी, यूनाइटेड बाई म्यूजिक। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड बाई म्यूजिक। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा मैं आपको नहीं बता सकता कि ये क्यों पूछा, कैसे पूछा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये इस वजह से पूछा है। ठीक है, अगला इसरो। इसरो के क्वेश्चंस को मैं फिर से कहूंगा कि आप कभी इसरो के भी कोई मिशन होते हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। इसरो के जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा, गेस करें आप, गेस करें और कमेंट करें। इसमें से एक से अधिक है। सबसे पहले तो ये श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां ये प्रक्षेपण था, और दूसरा ये कि NVS-02 उपग्रह को इससे ले जाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसमें क्या है कि मिशन के बारे में क्या पूछा कि मिशन में हम क्या लेके गए यहाँ से, और दूसरा ये पूछा कि ये कौन सा प्रक्षेपण था। अब दो दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक मिशन से पूछा गया है, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इसरो के आप मिशन को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये पढ़ें कि उस मिशन का उद्देश्य क्या था, कौन से सेटेलाइट उसे छोड़ी गई है, वो प्रक्षेपण कौन सा था, वो कितनी बार, वो कौन सा प्रक्षेपण था, और उससे हमको क्या फायदा होगा। इस तरह से अगर तीन इन्फॉर्मेशन आपके पास किसी भी मिशन के बारे में आ जाती है तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर 100वां प्रक्षेपण देकर के आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश थी, यानी कि वो चाहता है कि आप इसको प्रिसाइजली इस चीजों को याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? G20 के शिखर सम्मेलन हमेशा से न्यूज में रहे हैं। भारत में जब हुआ था तब भी, भारत के बाद से ये ब्राजील को गया, ब्राजील के बाद से ये फिर इसने साउथ अफ्रीका ने फिर इसको कराया है। तो इस पे हमें हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि G20 के जो सम्मेलन हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, उनकी थीम क्या है और उससे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि भारत के लिए G20 का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि G20 का जो 18वां जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो ध्यान देने की बात है कि जो 18वां शिखर सम्मेलन था वो तो इंडिया में हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, गलत हो गया। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, गलत हो गया। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया, गलत है, क्योंकि सारी चीजें तो इंडिया में हुई थी ये, तो इस वजह से ये उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो G20
से संबंधित, इस बार भी ब्रिक्स से संबंधित, बिम्स्टेक से संबंधित ऐसे जो थीम है, उनके लोकेशंस हैं, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से नोबेल प्राइज। देखिए अब मतलब हमको ये क्या है, पेपर पूरी तरह से हमको बता रहा है कि यार देखो, नोबेल पढ़ के जाओ, G20 पढ़ के जाओ, उसके अलावा इसरो के मिशंस हैं वो पढ़ के जाओ, इसके अलावा नासा का कोई मिशन है वो पढ़ के जाओ, कोई टर्म्स अगर चल रही है वो पढ़ के जाओ। बिहार स्पेशल में जाएंगे तो वहां पे भी हमको पता चल रहा है कि कैसे पूछा, नागी को पूछ लिया उसने, नागी पक्षी अभयारण्य। तो ऐसे ऐसे चीजें जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं और मतलब एकदम हिटिंग टॉपिक्स हैं और हम उसको इग्नोर करके जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने की यहाँ पे बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिटिंग टॉपिक्स है, अब नोबेल प्राइज है तो पूछना ही पूछना है उसको यार। अगर नहीं पूछा है तो गुड लक है, ठीक है, नहीं पूछा है, बट उसको पूछना ही है। अगर नहीं पूछा तो अगले एग्जाम में जरूर पूछ लेगा, तो जरूर से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन ये है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। एक तो चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उसको हम छोड़ दें। अगर हम तीन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या है, पुलित्जर प्राइज। अगर मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, मैं भी आंसर इसका बताऊंगा, बट थोड़ा सा इस पर सोचते हैं। क्या है, पुलित्जर प्राइज है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज किस चीज के लिए दिया जाता है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं अपना, तो पुलित्जर किस लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि पुलित्जर जो है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ये जो उपन्यास है इसको पुलित्जर देने का कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। दूसरा है पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स। अब इस अवार्ड को लेकर के हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है और आप में से भी बहुतों को नहीं पता होगा कि अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि इतना पॉपुलर अवार्ड नहीं है ये। तीसरा तीसरा जो ऑप्शन है उस वो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार है ये हर साल न्यूज में रहता है। हर साल जो है कि इस पे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस में आते रहते हैं, अलग अलग पीसीएस में, और दूसरी परीक्षाओं में भी जो वनडे एग्जाम्स है वहां पे पूछे जाते हैं। तो अब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वो एक ऐसा पुरस्कार है जो न्यूज में रहता है और इससे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो अब हमारे पास अगर ए को हटा दिया जाए, बी के बारे में हम श्योर नहीं है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अवार्ड है ये, तो हमारे पास एक बचता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, और इसका सही आंसर भी यही है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अब अगर आपको याद है तो ये तो द बेस्ट हो गया कि आपको पता है, आपको ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। फिर तो आप आराम से जो आपको पता है वो मार के आ जाओ। बट अगर आपको नहीं पता है और आप चाहते हो कि थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और थोड़ा सा गेस ले, स्मार्ट गेस लूं, तो आप इस तरह से गेस लेना कि जैसे ऑप्शंस को देखना, पुलित्जर को आराम से आप हटाओ कि आप यार ये तो जो पत्रकारिता जर्नलिज्म में दिया जाता है तो उसको हटा दो, आप आराम से रिमूव करो। दूसरा कि दूसरे को कोई जानता भी नहीं है, ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो जिसको नोबेल मिल चुका है उससे बहुत छोटे न जानने वाले अवार्ड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो एक ही बच रहा है जिसको सब जानते हैं, जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं, और इस वजह से ये सी आंसर सही होगा और आपका गेस भी बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। फिर से बताता हूँ, ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लो इसको कहीं पे। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर कहीं पे दिख जाए ना, अगर आप यूपीएससी भी देते हैं, पीसीएस यूपी पीसीएस भी देते हैं, या फिर आप बीपीएससी दे रहे हैं, ग्लेशियर्स लिख लीजिए। ग्लेशियर का कोई भी क्वेश्चन कहीं दिख जाता है आपको ना, फटाक से उसको नोट करो, और वो क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपसे टकराने वाला है। अब ये याला ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो हम देखते हैं कि एक नेपाल का एक ग्लेशियर है, और चूंकि ये पूरी तरह से पिघल गया, हमारे क्लाइमेट चेंज में लगातार इतने जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और चूंकि एक ग्लेशियर पिघलता है ना तो पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ पे जो है उसकी वजह से जो है नष्ट होता है, और उस इकोसिस्टम नष्ट होने की वजह से जो है पानी की समस्या होती है। वहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन में जो क्लाइमेट बनता है वो खराब होता है, और वहाँ की लोकल जो हैबिटेट है वो खराब होती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो मतलब एक ऐसी चीज़ से बहुत सारे जो है कैटास्ट्रॉफी बढ़ सकती है। इस वजह से जो है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ग्लेशियर जब भी आप देखें, कान खड़े करके उसको फटाक से नोट कर लो उसका। तो नेपाल में जो मृत घोषित हुआ था उसका नाम है याला ग्लेशियर। दैट्स इट, ये फिर से आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, यूएनडीपी, नोट कर लो भाई, ये सारे हार्ड हिटिंग, मतलब सारे हार्ड हिटिंग यहाँ पे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं।
यूएनडीपी, कौन है ऐसा एग्जाम जिसमें यूएनडीपी से क्वेश्चन नहीं आते हैं? मानव विकास सूचकांक, एचडीआई रिपोर्ट, मोस्ट हार्ड हिटिंग जो है ये क्वेश्चन है आपका। एसडीआई रिपोर्ट हमेशा हर साल ही पूछी जाती है। तो एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। 1990 की बात है ये। अब यह 2023 में कितनी हो गई है? ठीक है, तो अगर आप एचडीआई रिपोर्ट पे ध्यान रखते होंगे तो आपको इसमें या पता होगा कि ये 72 वर्ष है। और अगर नहीं भी ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे जो पॉपुलेशन की जो वो आई थी, सेंसस आया था 2011 की, उसमें भी था कि जो है हमारा जीवन प्रत्याशा उसमें हम बढ़ गया था और वो लगभग 67-68 के आसपास पहुंचा था। तो अगर 2011 में हम गेस करें, गेस करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये, कि अगर 2011 में हमारी 67-68 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बढ़ गया होगा और ये बढ़ करके इस समय 72 वर्ष हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है एचडीआई की रिपोर्ट्स। ठीक है, अब इसको मैं बस ये इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या है कि जो जरूरी टॉपिक्स हैं जिस पे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। एचडीआई रिपोर्ट से फिर से प्रश्न आ सकता है, इसरो के मिशन से फिर से प्रश्न आ सकता है, आपके G20 से फिर से प्रश्न आ सकता है, नोबेल प्राइज से फिर से प्रश्न आ सकता है। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू। तो इसको आप प्लीज लिखिए, और जहां इन मतलब टॉपिक्स लिख लो आप, बस ऐसा जैसे ग्लेशियर लिख लो, एचडीआई लिख लो, इसरो लिख लो, G20 लिख लो। और जब आप अपना करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर हमारे चैनल के थ्रू अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे तो सारा कुछ हमने कवर करा ही दिया है आपको, मतलब A to Z वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी रिलेवेंट होंगी, जितनी जरूरी होंगी, कम से कम शब्दों में, कम से कम फैक्ट के साथ, जितनी जरूरत आपकी है एग्जाम के लिए, वो सारा कुछ आपको करा दिया गया है। बट अगर आप वहां से नहीं, किसी और सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं, जो या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी और चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप प्लीज इन टॉपिक्स को वहां पे अपने सामने रख लो, एक पेज पे, 2 पेज पे लिख करके, और वहां पे देखो कि यार इस टॉपिक से आ रहा है क्या क्वेश्चन, उसको जरूर से रट के जाओ। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि अगर इसमें बिहार में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 40 कभी 42-45 भी पूछे हैं इन लोगों ने करंट के क्वेश्चंस, तो आप आराम से जो है अगर इस तरह से टॉपिक नोट करके पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से आप 35 मार के आओगे, 34-35 मार के आओगे, मेरी गारंटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? देखिए एआई फिर से आ गया। एआई है कि नहीं, हिटिंग टॉपिक है कि नहीं, ये है ही है। तो एआई के जो एक्शन समिट हैं, ये जब भी होते हैं तो ये न्यूज़ में रहते हैं, और मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ये शायद चौथा एक्शन समिट था एआई का ये, और ये पेरिस में हुआ था, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे भाग लेने के लिए गए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें जो एआई एक्शन समिट है, बेसिकली ये एआई की वजह से जो उसकी सिक्योरिटी की दिक्कतें आ रही हैं, और एआई यूज़ को लेकर के कि इसका यूज़ कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से सब तक पहुंचना चाहिए, उसको लेकर के जो है ये समिट किया जाता है, जिसमें एआई के यूज़, उसके एथिकल जो उसमें इश्यूज आ रहे हैं उसके यूज़ को लेकर के, और जो उसकी लीगल लाइबिलिटी आ रही है, उस सभी चुनौतियों को, उन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए और एक ग्लोबल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होती है। और इसलिए एआई एक्शन समिट जो है वो हर वर्ष किए जा रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पेरिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें हम, तो 27वां, उसके बाद से 28वां पे आते हैं। ओके, फिर से आ गया एकेडमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार। जो 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? जो अकादमी पुरस्कार होता है ना, इसी को ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो अकादमी पुरस्कार से आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये जो है वही ऑस्कर ही है, ये अकादमी पुरस्कार ही ऑस्कर होता है। तो क्वेश्चन है कि जो 96वां अकादमी पुरस्कार है, इसमें एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो उसमें जो, जब भी आप ऑस्कर अवार्ड पढ़ें, पढ़ना तो है ही आपको क्योंकि ये हिटिंग है, तो जब भी आप पढ़ें तो उसमें किस फिल्म में किस नायिका को जो है मुख्य भूमिका के लिए मिला है, किस नायक को, किस हीरो को या किस एक्टर को मिला है, एक्ट्रेस को मिला है, फिर कौन से विलन को मिला है, प्लस उसमें अगर डायरेक्टर है उसका कुछ बहुत पॉपुलर डायरेक्टर है,
तो किस डायरेक्टर को मिला है, किस फिल्म के लिए मिला है, और वो फिल्म किस जॉनर की है। इन 4-5 चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो एकेडमी अवार्ड से आने वाले, ऑस्कर से आने वाले आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पुअर थिंग्स मूवी थी। तो सोचिए कि ये 2024 के अवार्ड थे, 24 के 25 में दिए गए होंगे और आपको ये पूछ लिए गए थे 71st बीपीएससी में। तो इस बार भी जो अवार्ड दिए गए होंगे आपके आने के बहुत हाईली चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप इनको पढ़ के जाएं, पुअर थिंग्स। अगला क्वेश्चन जो है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? फिर से मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक को प्लीज नोट कर लो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अगर जितने इंडिया में फिल्म पुरस्कार होते हैं, फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें एक ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल फिल्म अवार्ड। इसके अलावा अगर कभी पूछ सकता है तो वो आईफा वगैरह पूछ सकता है। अदरवाइज आपको, अगर एक आपने पक्का से याद कर लिया है तो आपको यहीं से आप मतलब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आपको इसको जरूर से याद करके जाना है। तो इसमें सीधे सीधे पूछा है कि जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस गुजराती फिल्म ने जीता है? और उस समय ये न्यूज में था काफी। कक्ष एक्सप्रेस इसका सही उत्तर है, उस समय न्यूज में थी ये खबर। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे, ओ माय गॉड, फिर से रेमन मैग्सेसे, प्लीज लिख लेना इसको भी। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और ये हर साल दिया जाता है। इस बार भी ये 4 लोगों को दिया गया था रेमन मैग्सेसे, सॉरी 5 लोगों को दिया गया था रेमन मैग्सेसे। और हमारे यहाँ से आपको याद होगा कि जो रेमन मैग्सेसे मिले थे लास्ट टाइम, जो मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट है हम लोग के यहाँ, हिंदी जर्नलिज्म करते हैं वो, और रवीश कुमार, उनको रेमन मैग्सेसे मिला था जर्नलिज्म के लिए। और रेमन मैग्सेसे सिर्फ जर्नलिज्म के नहीं दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत अच्छे काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, या फिर क्लाइमेट के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जर्नलिज्म के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, उन सभी क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग हैं उन लोगों को ये दिया जाता है। तो 24 में ये 5 लोगों को दिया गया था। और इसमें जो ये 3 आपके सामने जो दिख रहे हैं, ए बी सी, इन तीनों को तो दिया गया था। ये फुनशो कर्मा, ये भूटान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे भूटान में काम करती है, वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर के लिए, उसको दिया गया था। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया था। तीसरा जो है मियाजाकी हायाओ को दिया गया था। चौथा एक फारविजा फरहान थे, उनको दिया गया था। और एक 5वें हैं डॉक्टर नग्यून थी गोक, उनको दिया गया था। तो इस तरह से जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पॉइंट बस ये यहाँ पे रहे कि आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड को याद करके जाना है, ठीक है। अगला, आकाश तीर। आकाश तीर ऑप सिंदूर के समय से ही, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, उस समय से ही जो है काफ़ी न्यूज़ में है। और अगर आप किसी भी यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और जब हम एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश, हमारी कंट्री है, उसके डिफेंस के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं। और उस डेवलपमेंट के अंतर्गत आकाश तीर एक जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है डेवलप किया गया है, और इसका जो है एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। अब इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आकाश तीर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है, आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ओके, हमें नहीं पता। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ओके, ठीक है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको पता है ये चीज़, तो आप फटाफट से इसमें ABC मार्क के, और तीनों को इसमें ऑप्शन सही है, आप उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जा सकते हैं। ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि मान लो नहीं पता है, तो आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ठीक है। आप आराम से इस स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें अलग अलग सिस्टम्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसमें
आकाश मिसाइल सिस्टम भी है, उसमें S-400 भी है, उसमें बराक भी है, और इस तरह के अन्य दूसरे अन्य सिस्टम्स भी हैं। और इन सिस्टम्स को मिला करके जो सिस्टम बनाया गया है वो है आकाश तीर। तो ये भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ओके, दैट्स ओके। ये एक बहुत ही जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है और आप इसके साथ जा सकते हैं, गलत नहीं होगा ये। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यह भारत की व्यापक C4 ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। तो ये एक कीवर्ड है C4 ISR, ठीक है। और हमें अगर नहीं पता है तो इतना डिटेलिंग के साथ देने का मतलब है कि आप गलत नहीं देगा ये, आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरा है, यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हम सिर्फ पैसिव डिफेंस को नहीं अपना रहे हैं, बल्कि हम अब एक्टिवली हम जो है जवाब दे रहे हैं वहाँ पे। और हमने जो है वहाँ पे आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको अटैक करके हमने तबाह किया, और बाद में जो पाकिस्तानी जब आर्मी का एग्रेशन हुआ तो हमने उनको भी फिर से जवाब दिया। तो ये हमारे सक्रिय प्रतिकार की रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 31, ठीक है, 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? अब देखिए, फिर से हम बात कर रहे थे ना डिफेंस की। हमें डिफेंस में जो है, जब भी कोई भी इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा होने से मतलब है जैसे कि हमने तेजस बनाया, हमने कोई रॉकेट लॉन्चर जैसे पिनाका बनाया, हमने कोई मिसाइल बनाई जैसे ब्रह्मोस बनाई, या फिर हमने कोई टैंक बनाया जैसे अर्जुन बनाया। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं, जो इंडिया अपने एफर्ट से, अपनी कैपेबिलिटी से डेवलप करता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय होता है। और ऐसे ऐसे जो न्यूज़ होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो हमारे करंट अफेयर्स का भी भाग होती है और हमारे परीक्षा पर पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना भी होती है। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, उसके तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। F-35 सबको पता है, ये यूएस का एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर है। ये अगर नहीं पता है तो फिर भी आप यहाँ पे जान लें। F-35 लाइटनिंग 2 जो है वो यूएस का एडवांस स्टील्थ फाइटर है, बहुत ही एडवांस इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। और फनी पार्ट इसका ये है कि एक बार अभी जस्ट लास्ट ईयर ये खराब हो गया था, इंडिया के आसपास कहीं कोस्टल एरिया में उड़ रहा था, और इसको फाइनली लैंड करना पड़ा था केरला के एक एयरपोर्ट पे, और कई महीनों तक वहाँ पे ये खराब ही पड़ा रहा, उड़ नहीं पाया था। तो ये यूएस का है। दूसरा अगर हम बात करें MBT अर्जुन, तो इसका नाम से ही पता है कि ये इंडिया का है। और चूंकि पूछा है स्वदेशी सैन्य प्रणाली, तो आराम से आप इसके साथ गेस करके, स्मार्ट गेस के साथ जा सकते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा, और सही भी है, ये है। उन्नत टोन आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ये भी जो है हमारे इंडिजिनस सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हमें सिर्फ एक चीज अगर पता होती कि F-35 इंडिया का नहीं है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ठीक है, इतना ज्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर ए को कट कर देते तो आराम से इसका सही उत्तर डी निकल जाता। हाँ, हमें ध्यान रखने की बात यह है कि हम जब भी पढ़ाई करें, तो अगर कुछ भी हमारा इंडिजिनस डेवलपमेंट होता है और एक हम महत्वपूर्ण सिस्टम डेवलप कर पाते हैं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? इसमें मैं क्या ही आपको बताऊं, आराम से बस याद कर लीजिए, 27 जनवरी जो इसका सही उत्तर है। उसको ध्यान रखना है कि होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में इसको मनाया जाता है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इजराइल के सॉरी, मतलब इजराइल तो नहीं कह सकते, ज्यूज का जो होलोकॉस्ट हुआ था उसके बाद से इसको मनाया जाता है। और उसी दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हो गया था। तो उस वजह से भी शायद इन लोगों ने ये पूछ लिया हो क्वेश्चन कि कब मनाया जाता है 27 जनवरी। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि ये क्वेश्चन गलत हो सही हो, आप इसको छोड़ के भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मेरिट बनाने में योगदान नहीं करते, इनका कोई योगदान नहीं होता ऐसे क्वेश्चन का मेरिट में आने में या न आने में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप या तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद होता है तो भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बानो मुस्ताक, देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है पूरे साल बहुत न्यूज़ में था ये, मतलब इवन कि जो इसको ये जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उन्होंने भी इस बात को कवर किया था। तो क्योंकि इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात की थी ना,
यहाँ पे फिर इसी पेपर में फिर से क्वेश्चन आ गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज से, कितने इंपॉर्टेंट है ये। तो बानू मुश्ताक के किस पुस्तक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था? इसका सही उत्तर है हार्ट लैम्प। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत मार के आए थे, वो बहुत सारे लोग इसको गलत मार के आए थे। तो अब चूंकि बानू मुश्ताक इंडिया से बिलोंग करती हैं और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये अपने आप में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, तो प्लीज़ अगली बार जाएं जब भी एग्जाम में तो आप बुकर प्राइज को जरूर से याद करके जाएं, चाहे जिसको भी मिला हो। दूसरी चीज़ कि जो बुकर प्राइज होता है उसमें दो तरह के बुकर होते हैं। ठीक है, एक बुकर होता है और एक इंटरनेशनल बुकर होता है, ध्यान रखना है। जो बुकर होता है वो सिर्फ इंग्लिश लिखने वाले लोगों को, जो ब्रिटेन और आयरलैंड के लोग होते हैं उनको दिया जाता है, और जो इंटरनेशनल बुकर होता है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखने वाले लोगों को दे दिया जाता है। दूसरी बात कि जब भी दूसरी भाषा के किसी लेखक को बुकर दिया जाता है तो उसके साथ उस बुक के जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, क्योंकि कोई भी बुक पहले किसी भाषा में होगी तो उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, देन उसके बाद ही उसको इंटरनेशनल बुक कर दिया जाएगा। तो जो उस बुक का ट्रांसलेटर होता है ना, उसके साथ भी जो है उस अवार्ड को शेयर करना पड़ता है, जो ओरिजिनल राइटर है। तो बानू मुश्ताक को भी इसकी जो ट्रांसलेटर थी उनके साथ इस अवार्ड को शेयर करना पड़ा था। तो कई बार जो ट्रांसलेटर होते हैं ना उनका नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान में रखना कि जो बुक्स होती हैं उसके ओरिजिनल राइटर के नाम भी याद रखने हैं, प्लस उस बुक के ट्रांसलेटर के भी नाम ध्यान में रखने हैं आपको, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के मामले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? अब यहाँ पर जो 3 नदियां दी गई हैं, झेलम, रावी और सतलुज। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगा, बट इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूँ। ये सही उत्तर है इसका झेलम। ठीक है, अब थोड़ी सी सिंधु जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं, शायद अगर फिर से दोबारा से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये संधि इसलिए फिर से आ सकती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये संधि अबेंस में है, मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब जो पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, उस पानी के बंटवारे को सिंधु जल संधि के अनुसार भारत बांटने के लिए बाध्य नहीं है, जब से ये संधि को हमने अबेंस में डाल दिया है। ठीक है, तो इस संधि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो सिंधु जल संधि है वो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में 1960 में हुई थी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदियां बहती हैं उन नदियों का पानी दोनों देशों के बीच कैसे बराबर तरीके से बांटा जाए। भारत उसमें जो है अपर स्टेट है, जहाँ से पानी नदियों के माध्यम से फ्लो होता है, और जो पाकिस्तान है वो लोअर स्टेट है। ठीक है, अब इसमें सिंधु तो है ही है, सिंधु के अलावा इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक मैप के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये है हमारा इंडिया, और थोड़ा सा मैप बनेगा थोड़ा खराब तो प्लीज़ बेयर करिएगा इसे, इस पे अभी ऐसा ही बन पा रहा है। तो ये जो सिंधु नदी बहती है यहाँ से, ये हो गई सिंधु। ठीक है, अब इसके साथ जो है झेलम है, उसके बाद से चिनाब है, ये झेलम जा करके यहाँ पे मिलती है, सॉरी झेलम जा करके चिनाब में मिलेगी, चिनाब यहाँ पे आती है, झेलम आके इसमें मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद से चिनाब है, फिर रावी है, फिर ये सतलज है, और सतलज में जो है कि ये ब्यास आके मिलती है। ठीक है, और फिर ये जो आकर के यहाँ मिलती हैं सब, और फिर जो है सतलज भी इसमें मिल जाती है आकर के चिनाब में। तो एक मतलब मैं अगर ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, तो हाँ, अब ये है सिंधु। ठीक है, एक नदी हो गई, ये हो गई दूसरी नदी झेलम, ये हो गई तीसरी नदी चिनाब, ये हो गई चौथी नदी रावी, और ये हो गई पांचवी ब्यास, और ये हो गई, और सॉरी 1 2 3 4, और ये हो गई आपकी सतलज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं ना, इसमें झेलम है और रावी है और चिनाब है,
वो दे दी गई हैं आपको, इसको, ये छठ छः हो गया, ठीक है, ये दे दी गई है पाकिस्तान को। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, जिसमें सतलज है, जिसमें ब्यास है, और जिसमें सतलज, ब्यास, और एक और नदी है यहाँ पे, मैं अभी इसको भूल रहा हूँ। तो नीचे की जो 3 नदियां हैं, उन 3 नदियों को जो है कि दे दिया गया है इंडिया को। यानी कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं उसका 20% हिस्सा जो पानी का है वो भारत यूज करेगा, और 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका 80% हिस्सा वो जो है जो भारत यूज करेगा, और 20% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो हमारी नीचे की जो नदियां हैं, जो हम जिनका हम 80% यूज कर सकते हैं, उसका भी हम 80% पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि वहां पे डैम नहीं है, और बिना डैम के हम पानी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो डैम नहीं होने की वजह से उसका भी जो हमारे पास 80% पानी जो हमें यूज करना है, उसका भी 80-90% पानी बह जाता है और हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी पानी को यूज करने के लिए हम बहुत सारी जो है परियोजनाएं, बहुत सारे ऐसे डैम बना रहे हैं, जैसे कि सलाल है, तुलबुल है, दुलहस्ती है। तो जो चिनाब पर बहुत से ऐसे डैम्स बना रहे हैं, और जिसको लेकर पाकिस्तान समय समय पे अपना प्रोटेस्ट बनाता रहता है कि आप डैम बना करके जो बिजली निकाल ले रहे हैं, आप डैम बना करके हमारा पानी रोक रहे हैं। तो इस तरह के वो लोग प्रोटेस्ट और आरोप लगाते रहते हैं भारत पे, जो कि किसी भी तरीके से लीगली जो है राइट नहीं है। लीगली हम अपने पानी का यूज करने के लिए हम राइट हैं। अब सिंधु जल समझौते को भारत ने जब अबेंस में डाल दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, आतंकवाद को लगातार भारत ने बढ़ावा देने की वजह से, तो पाकिस्तान बार बार जो है सिंधु जल समझौते की बात कर रहा है, और उसको पानी चाहिए, इसलिए पानी की बार बार बात कर रहा है। तो इसलिए एक खबर न्यूज में रहती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं वो कौन सी हैं, नीचे की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत के हिस्से में है, ऊपर की 3 नदियों का जो बड़ा पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में, तीनों नदियों का नाम या ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि जो भारत की परियोजनाएं जो इन तीनों नदियों पे चल रही हैं, जो नीचे की 3 नदियां हैं ना, ब्यास, सतलज और रावी, इन पे जो चल रही हैं, चिनाब पे जो चल रही हैं, उन पे जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं को भी ध्यान में रखना है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इवन यूपीएससी भी यहाँ से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं सब। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 36, यूएनडीपी। अब देखिए यूएनडीपी जो है मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक ऑफ द पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम। यूएनडीपी का, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब क्षमता गरीबी माप जो है ये कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए ये लाया गया था। और कैपेबिलिटी जब भी इसकी बात होती है तो इसमें 2 लोगों का नाम आता है, वो है अमर्त्य सेन और महबूल हक। इन दोनों लोगों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और ये किस बारे में है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमताओं की कमी की वजह से गरीबी होती है, उस गरीबी की माप को हम क्षमता गरीबी माप के द्वारा मापते हैं। यानी क्षमताओं से क्या मतलब है, उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की वजह से अगर उसके पास गरीबी रहती है, तो उस गरीबी के मापन के लिए हम क्षमता गरीबी मापन को यूज करते हैं, जो डेवलप किया था यूएनडीपी के द्वारा। और इसके जो पॉइनियर रहे हैं, उन पॉइनियर्स का भी नाम ध्यान में रखना आप लोग, वो हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, अब इसका जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम सही उत्तर की बात करेंगे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है कि यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ठीक है, अब पहले तो हम देखेंगे कि यार अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं पता होता ना तो हम कैसे सॉल्व करते। हम इसको ऑप्शन बता देंगे आपको सही ऑप्शन क्या है। पहले हम थोड़ा सा अपना जो लॉजिकल माइंडसेट है उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया कि जो सीपीएम होता है कैपेबिलिटी के लिए होता है, कि कैपेबिलिटी की वजह से अगर पॉवर्टी आती है आपके अंदर तो उसको मेजरमेंट करते हैं ये लोग। तो अगर हमने बात की थी उसमें कैपेबिलिटी में न्यूट्रिशन की, स्किल की, हेल्थ की, इन सब चीज़ों की।
तो इसमें कहता है कि स्वास्थ्य और पोषण की कमी के एक प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, इसको करेंगे ही करेंगे। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। ये भी सही है। महिलाओं के संबंध में हम देखते हैं कि उनमें निरक्षरता ज़्यादा रहती है, लिटरेसी उसमें मतलब बहुत कम है महिलाओं में, और उनमें जो है उनकी जो नामांकन होता है मतलब स्कूलों में इनरोलमेंट होता है वो भी बहुत कम है। तो इन दोनों को जो उसमें यूज किया गया है। तीसरा, पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। अब देखिए, पुरुष निरक्षरता हमेशा से ज्यादा रही है महिलाओं की तुलना में। पहली बात, इस वजह से भी ये काटा जा सकता है। दूसरा, कि पुरुष निरक्षरता को क्यों कभी किसी भी इंडेक्स का या कभी किसी मेजरमेंट का हम पार्ट बनाएंगे, जब ऑलरेडी जो है पुरुष हर जगह हर मामले में आगे हैं महिलाओं के, जेंडर अगर बेस पे देखें तो इसलिए भी ये कट जाता है। तीसरी बात कि यहाँ पर एक जगह जब महिला निरक्षरता को शामिल कर लिए हैं तो हम पुरुष निरक्षरता को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं स्टेटमेंट, इसलिए भी ये स्टेटमेंट कट जाएगा। और चौथी बात जो थोड़ा लाइटर मोड पे मैं कह रहा हूँ, पुरुष निरक्षरता की बात वैसे भी पुरुषों की बात जो है कि आज के समय पे जो है महिलाओं को चूंकि हम प्राथमिकता दे रहे हैं तो हम उसको मापन के तौर पे यूज नहीं करेंगे। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। ठीक है, तो इसमें स्वच्छ पेयजल की कमी को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि हम क्षमता माप रहे हैं, तो क्षमता के मामले में हम पेयजल की कमी को नहीं शामिल करते हैं। वो दूसरे इंडेक्सेस में हम शामिल कर सकते हैं बट इसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो आपके पास जो बच जाता है वो हो जाता है 1 और 2, तो इसका सही आंसर भी 1 और 2 ही है। हमें ध्यान रखना है स्वच्छ पेयजल, आपको तुरंत वहां पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार अभी तक कैपेबिलिटी की बात हो रही थी, पेयजल की बात, वो तो हेल्थ से जुड़ा मामला है कि यार सही नहीं मिलेगा तो आदमी डायरिया हो जाएगा, बीमार पड़ेगा। तो इसको बाल कुपोषण और महिला की निरक्षरता, इन दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। बाकी पुरुष निरक्षरता को भी नहीं शामिल करते हैं और स्वच्छ पेयजल की पहुंच को भी हम लोग शामिल नहीं करते हैं, और इस प्रकार से सही उत्तर हो जाता है 1 और 2। राइट, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है 37, और 37 का जो भी क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं या वस्तु अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, अब या तो आपने करंट का डेटा पढ़ लिया हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जिन लोगों ने भी पढ़ के गए होंगे वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं या ये उनसे मिस हो गया है पढ़ाई करने में, तो उनके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो वैसे तो एग्जाम में थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं तो इतना लॉजिक लगाना कई बार संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं इसको PYQs पे तो लॉजिक लग सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन दिया गया है। चौथा ऑप्शन तो यही है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हम 3 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, क्या पेट्रोलियम उत्पाद हमारे शीर्ष 10 वस्तुओं में से एक नहीं है जो हम निर्यात करते हैं? है। हम देखते हैं कि भारत के पास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं और हमारी रिफाइनरीज में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन किए जाते हैं वो सिर्फ इंडिया में यूज नहीं होते हैं, इंडिया के अलावा हम अपने जो आसपास के देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, जैसे मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, इन देशों को हम लोग भेजते हैं, भूटान हो गया। उनके अलावा हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप को भी जा रहे हैं, और रिसेंटली अभी इस महीने की खबर है कि हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रिफाइन हो जा रहे हैं वो रूस को भी जा रहे हैं। यानी हम उनसे क्रूड ऑयल लेते हैं और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम उनको रिफाइंड जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है हम उनको बेच रहे हैं। तो इस तरह से अब जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है कि शीर्ष 10 वस्तुओं में तो पेट्रोलियम है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लोहा और इस्पात का, आयरन एंड स्टील का। आपको क्या लगता है आयरन एंड स्टील के बारे में? तो ये भी जो है हमारे पास, चूंकि हम आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के मामले में ग्लोबली हम सेकेंड हैं, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे हमारा बड़ा प्रेजेंस होने की वजह से हमारे जो टॉप 10 एक्सपोर्ट के हमारे जो इन्वेंट्रीज हैं उसमें लोहा भी है और इसमें स्टील भी है। तीसरा जो बासमती चावल है, इस पे अगर इसकी बात करें तो बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा जो है हम इंडिया में ही यूज कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
कि बासमती चावल ग्रेड ए का चावल होता है। चावल के जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें दो ग्रेड होती हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो जो ये दूसरे जो थोड़े से मोटे चावल होते हैं और छोटे वाले जो चावल होते हैं जैसे संभा मंसूरी वगैरह के जो चावल होते हैं, मोटा चावल होता है, उसको ग्रेड बी में रखते हैं। और बासमती चावल जो पतले और लंबे होते हैं, सुगंधित होते हैं, इनको ग्रेड ए में रखते हैं। तो बासमती चावल होता भी हमारे यहाँ थोड़ा कम है और इनको हम उतना ज्यादा बाहर भेजते भी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको समय समय पे इस पे बैन भी कर दिया जाता है कि नहीं, हम बासमती अभी बाहर नहीं भेज सकते। तो इस वजह से हम जो है इस पे थोड़ा सा लॉजिकल गेस अगर जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बासमती चावल एक ऐसा इसमें प्रोडक्ट है जो टॉप 10 में नहीं है एक्सपोर्ट लिस्ट में। तो इसका सही उत्तर भी यही है, बासमती चावल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बासमती चावल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मतलब अगर हम देखें कि निर्यात की जो चीजें हैं टॉप 10 एक्सपोर्ट और टॉप 10 इंपोर्ट, और आप टॉप 10 न भी याद रखें ना, आप टॉप 5 भी अगर याद रखते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आप आराम से एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप पढ़ें, अगर आपके पास सर्वे आता है इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है या बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो उन सर्वे को पढ़ेंगे तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं आराम से मिल जाएंगे वहाँ पे। और टॉप 5 कम से कम देख लीजिए कि टॉप 5 एक्सपोर्ट जो हमारे प्रोडक्ट हैं और टॉप 5 इम्पोर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हर साल बदलते नहीं है। एक बार भी अगर आप देख लेंगे ना तो हर साल उसमें एक आध प्रोडक्ट का चेंज आता होगा, बाकी लगभग जो टॉप वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हर साल लगभग सेम ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख के जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार भारत का जो, अब उसके देखिए 4 स्टेटमेंट यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया है हम लोगों को। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू। अब ISFR 2023 के अनुसार अगर देखें तो ये फॉरेस्ट का डेटा जो है ये यूपी का भी, यूपीएससी का भी और बिहार का भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है। तो इस देखिए ये हार्ड हिटिंग ये भी टॉपिक है, आप इसको जरूर से पढ़ के जाना है आपको। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है यहाँ पे। पहला है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। ठीक है, हमें पता है कि ये 25% है। तो इतना बड़ा यहाँ पे मतलब स्टार्क डिफरेंस है यहाँ पे, तो हमें आराम से पकड़ में आ जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो 25% है। तो आराम से आप इसको काट दीजिए। दूसरा है सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे रुकेंगे, तीसरे स्टेटमेंट पे आएंगे। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट से खेलना किसे कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट की सबसे अधिक वृक्षावरण। अगर हम वृक्षावरण और वनावरण का अंतर जानते हैं तो हम स्टेटमेंट को आसानी से पकड़ लेंगे। वनावरण जो होता है वो होता है कि जो जहाँ पे जो ट्री कैनोपी होती है, जहाँ पे सघन होती है, जो वन क्षेत्र होते हैं उस वहां पे जो होता है वनावरण होता है। और वृक्षावरण होता है जो वनों के बाहर जो ट्रीज लगाए जाते हैं, जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी जो कैनोपी होती है उसको हम मेजर करते हैं, तो उसको हम वृक्षावरण कहते हैं, जो छिटपुट इधर उधर पेड़ लगाए जाते हैं। तो वनावरण और वृक्षावरण में ये अंतर होता है। तो जब भी वन स्थिति रिपोर्ट ISFR आती है तो उसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अलग अलग हम मेजर करते हैं और फिर दोनों को जोड़ करके जो टोटल परसेंटेज होता है वो निकालते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हम देखेंगे तो वहीं पे लिखा हुआ है कुल वन और वृक्षावरण, यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के क्या है 15, जो कि नहीं 15 नहीं है 25 है। इसी तरह से स्टेटमेंट जो सी कह रहा है वृक्षावरण के बारे में सिर्फ पूछ रहा है ये, तो वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है सबसे ज्यादा, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक जो वृक्षावरण है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद से राजस्थान में है। जो कि सामान्यतः लगता है कि नहीं यार राजस्थान में कैसे होगा इतना ज्यादा वृक्षावरण, वहां तो पेड़ ही नहीं उगते, वहां तो रेगिस्तान है, बट नहीं वहां पे है वृक्षावरण की अगर हम बात करें तो। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सी है वही सही स्टेटमेंट है। पहला तो हम काट चुके हैं क्योंकि 15 नहीं होगा 25 होगा। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़े जो वन क्षेत्र हैं उसमें 3 जो राज्य हैं झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है जो सबसे बड़े हो जाएंगे उसमें भी जो तीनों में से सबसे पहले तो आ जाएगा आपका जो
ये मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद से अरुणाचल हो जाता है, और उसके बाद से जो है आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो ये 3 राज्य जो है ये तीनों गलत हैं, तो ये गलत हो जाता है, तो ए और बी गलत हो जाएंगे, हमारे पास सी बच जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लैंग्वेज के साथ ये लोग खेल रहे थे। अगर आप वन आवरण और वृक्ष आवरण में अंतर नहीं पकड़ पाते, या फिर जो सी वाला ऑप्शन था यहाँ पे वृक्ष आवरण को अगर नहीं पकड़ पाते, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो हमें अगले बार जब भी ISFR की रिपोर्ट पढ़ें या अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको वन आवरण और वृक्ष आवरण का जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी तरफ ISFR की रिपोर्ट में जो दो चीजें होती हैं, एक तो वन क्षेत्र एरिया में हम ध्यान में रखें कि जो टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा वन या वनावरण है, वहां पर उसका एरिया क्या है स्क्वायर किलोमीटर में, वो देख लें, और वो परसेंटेज में कौन से वाले सबसे ज्यादा हैं वो हम देख लें। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश परसेंट वाइज तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में वन है, लेकिन एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। तो एरिया वाइज पूछे तो मध्य प्रदेश, बट अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगा अरुणाचल। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है ISFR रिपोर्ट के संदर्भ में। ठीक है, उम्मीद है आप नेक्स्ट बार जब भी पढ़ेंगे इसको तो ये ध्यान में रखेंगे। 39वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका करंट का ही है, आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो बहुत ही मुश्किल है कि आप इसमें गेस ले पाएंगे। तो आपको नहीं पता है तो आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं, पता है तो आप इसको मार सकते हैं। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब कुछ पोर्टल्स, कुछ वेबसाइट्स, कुछ एप्लीकेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के, अपने बिहार स्टेट में बिहार गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे पोर्टल्स हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। वो एप्लीकेशंस अगर मास के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर संबंधित कुछ है, हेल्थ से संबंधित कुछ है, एजुकेशन संबंधित अगर कुछ है, तो वो मास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और मास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसलिए हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है यू विन पोर्टल। इसमें एक क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है, पहचानना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग मिस्टेक नहीं करनी है, सही नहीं इसमें देखना है, ये जो गलत है। ठीक है, गलत वाले क्वेश्चंस को ढूंढना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, यह QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो अगर लॉजिकली भी देखें, हमें पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखें तो आजकल हर एक जगह QR का यूज होता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि इस पोर्टल में QR का यूज किया जा रहा हो और QR बेस्ड ई टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जा रहा हो? ऑब्वियस सी बात है, किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि माता पिता के लिए और बच्चों के लिए आभा के यानी जो स्वास्थ्य खाते हैं उसके निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पोर्टल लाएंगे तो वो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाएंगे। तो अगर ये निर्माण की सुविधा दे रहा है, थोड़ा सा आप शब्दों को थोड़ा सा अगर खोलना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सुविधा बढ़ाने के लिए लाएंगे तो निर्माण की सुविधा दे रहा है, क्या सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करके आए होते हैं, मेरे भी दिमाग में ऐसा हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि यूपीएससी थोड़ा सा नंबर से खेल जाता है। बट हमने बीपीएससी में ये देखा है कि बीपीएससी सामान्यतः नंबर्स के साथ ज्यादा नहीं खेलता है। अब यहाँ पे क्या है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूपीएससी होता तो शायद यहाँ पे थोड़ा 12-13 कर देता, बट यहाँ पे बीपीएससी के साथ ऐसा है कि बीपीएससी इन नंबर्स में ज्यादा फेरबदल नहीं करता है। तो आप भरोसा करके जा सकते हैं कि अगर ऐसा नंबर दे रहा है तो बीपीएससी में सामान्यतः सही होगा, और ये सही भी है। पोर्टल में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल ये उपलब्ध है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और पूछा हुआ है सही नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। अब ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था कि आप इसको मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई थी। आप देखें और देख के भाई डर जाएं, QR आभा क्षेत्रीय भाषा ये वो, नहीं, डरना नहीं है। आपको जब भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे, आपको वहां पे रुकना है।
ये एग्जाम के जो भी पेपर सेटर होते हैं उनके माइंडसेट होता है कि बच्चों को थोड़ा उनको डराओ, थोड़ा उनको परेशान करो, बट आपको वहाँ पे वहीं पे जो है परेशान नहीं होना है, वहीं पे रुकना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्लू भी ज़्यादा होते हैं। आपके जनरलिस्टिक जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और उनको पकड़ना भी आसान होता है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, और आपको नहीं भी पता था ना, आप आराम से थोड़ा सा अपना जो इंट्यूशन यूज़ करते और इनके जो वर्ड प्ले कर रहे हैं उसके साथ भी अगर आप आराम से जाते तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर देते, आराम से कर देते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 41। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ठीक है, अब मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था और ये मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, आपको भी अगर पता है तो आप आराम से इसके साथ सही जा सकते हैं, नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें अब ये क्वेश्चन आपके लिए मेरिट बनाने का काम नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रिक या कुछ ऐसा गेस यूज किया जा सकता है, स्मार्ट गेस यूज किया जा सकता है यहाँ पे। अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री, हमारा ध्यान इस पे जाता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री है, ये डिजिटल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो सकता है, एक पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है, छोड़ देते हैं, अभी बी पे चलते हैं। राष्ट्रीय शहरी मामले के संस्थान NIUA, ठीक है, शायद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया हुआ है शहरी, शहरी मामलों का मंत्रालय भी है और राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS का डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया जा रहा है। तो यानी कि मंत्रालय भी शहरी का है और ये डिजिटल स्टैक भी जो है वो भी शहरी के लिए है। तो क्या पता ये शहरी मामले का संस्थान ही जो है विकसित कर रहा हो। तीसरा है नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में क्या है कि पिछले 3-4 सालों में नीति आयोग की जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी मंद हो गई है और ये लोग कुछ नए रिपोर्ट्स और नए जो है इनिशिएटिव के साथ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में भी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो इसको हम अपने इंट्यूशन के बेस पर नीति आयोग यहाँ पे कट करेंगे। मामला हो जाता है ए और बी के बीच में। अब मेरा जो उसके बाद से सेंस डेवलप हुआ कि यार अगर 2 शहरी शहरी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये शहरी मामले का ही संस्थान होगा जिसका काम होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना उस मिनिस्ट्री के। तो इस मिनिस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है कि ये संस्थान काम करता हो, और ये सही भी है। इसका सही उत्तर यही होगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। तो आप अगर इस इंट्यूशन के साथ जाना चाहते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेरिट को मतलब बनाने में बहुत इसका योगदान नहीं होगा। आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप इसके जो स्मार्ट गेसिंग की एक टेक्निक है उसके साथ भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 42। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको अगर डेटा और फैक्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, और ये सर्वे में आया होगा, ये सर्वे का ही क्वेश्चन है। तो अब जब भी अगला सर्वे आएगा तो आप वहाँ पे आपको किसी भी मैगजीन में या हमारे जो मेंटोरा सिविल्स की जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है वहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आराम से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और इसको याद करके जा सकते हैं। सही उत्तर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? अब ये क्वेश्चन जो है अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे तो इस क्वेश्चन को मतलब देख के लगा था यार कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा भी था क्योंकि मैं श्योर नहीं था इस क्वेश्चन को लेकर के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा गेसिंग करते हैं आपके साथ। मैंने भी इस क्वेश्चन देने के बाद, पेपर देने के बाद इस पर थोड़ी सी मेहनत की थी और कुछ गेसिंग डेवलप करने की कोशिश की थी। तो क्या है कि इसमें जो पूछ रहा है कि KRP के बारे में क्वेश्चन है, किसान ऋण पोर्टल के बारे में, कि ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के मैनुअल दावे। इसमें ऑप्शन क्या है, किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है RBI और चौथा है आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
मतलब ये 4 संस्थाओं को ऐसे ऑप्शंस में डाल रखा है इन्होंने। अब देखते हैं कि क्या किसान जो कल्याण मंत्रालय है वो क्या ऋण देने का काम करता है क्या? नहीं करता है ना। तो वो क्या जो है ब्याज अनुदान देगा? नहीं देगा। किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसका सिर्फ काम होता है जो किसानों के इंटरेस्ट में जो स्कीम बनानी है उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पर उनका ध्यान रहता है। दूसरा कि वो लोग कई बार कर्ज माफी के जो स्कीम्स होती हैं उसको लेकर के आते हैं, ठीक है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बैंक ही करते हैं, कर्ज माफी का इम्प्लीमेंटेशन बैंक ही करते हैं। वो स्कीम लेकर के आ जाते हैं कि हाँ इतने किसानों को हम कर्ज इनका माफ करेंगे, इतने हजार तक के जो लोग लोन लिए उनका माफ करेंगे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बैंक ही करते हैं। तो किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय, इसको आराम से आप अगर थोड़ा सा भी मतलब इसके फंक्शनिंग को आप समझ पाएंगे तो आप जानेंगे कि यार ये नहीं हो सकता है, तो इसको आप हटा दीजिए। दूसरा हो गया नाबार्ड और आरबीआई, सेकेंड बी ऑप्शन में है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। सी की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो क्या करने का काम, भुगतान करने का काम करते हैं, वो यूपीआई को वो लोग मैनेज करते हैं, पेमेंट सेटलमेंट का काम करते हैं। तो वो लोग क्यों जाएंगे किसी किसान के ऋण को मैनेज करने के लिए, उनका ब्याज अनुदान और पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है। तो सी को आराम से फटाक से काट दीजिए आप, ए को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, आपके पास बच जाता है बी, और बिल्कुल बी ही सही उत्तर है इसका, क्योंकि दोनों बैंक हैं, दोनों रीफाइनेंस का काम करते हैं किसानों के लिए, और दोनों ही जो है ब्याज अनुदान और पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के लिए उनके मैनुअल दावों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं ये लोग। तो इस तरह से जो है अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करते और थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ जाते तो आराम से आप दो दो को हटा लेते, आपके साथ बी बच जाता, और बी बच जाता तो उसका सही उत्तर आपको मिल जाता आसानी से। एंड दैट्स वाई भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड इसका सही उत्तर है। 44 की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, उस समय जो है करंट में जो भी रहा होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ के जाना था। इसका सही उत्तर है ए, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यार मुझे पता है तो पता है, मुझे नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, आराम से इसको स्किप करो, अपने दिमाग को किसी अगले क्वेश्चन के लिए बचा के रखो जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पे आप आराम से गेस कर सकते हो अच्छे वाले। तो ये उसका सही उत्तर हो गया। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक डेटा आपको बता देता हूँ जो अभी लेटेस्ट का है कि फरवरी 2026 तक हमारा जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 728 बिलियन डॉलर अब तक का हाईएस्ट हो गया था, वो फरवरी 2026। मतलब ईरान और यूएस की जो इजराइल की जो वॉर हुई थी जस्ट उसके पहले तक हमारा जो फॉरेक्स था अपने पीक पे था, अपने हाईएस्ट पे था, जो कि 728 बिलियन डॉलर था। उसके बाद तो जो वॉर हुई है, ये जो क्रूड प्राइसेस के मतलब उसमें बहुत शूट आ गया है, फिर ये गैस प्राइसेस बढ़ गई थी, उसकी वजह से हमें डॉलर बेचना पड़ा था, और हमारे रुपीज़ भी बहुत गिरने लगे थे, तो तब भी हमें डॉलर बेचना पड़ा था। तो हमारे पास डॉलर का तो अभी स्टॉक कम हो गया है, बट अपने पीक हाई पे 728 तक गया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 45 की बात करते हैं। थोड़ा सा स्लो है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया दिया जाए क्वेश्चन को अप्रोच करने का, और ये आइडिया जो है, ये फैक्ट जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फैक्ट तो अभी जब भी आप पढ़ेंगे अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे होंगे, स्टैटिक पोर्शन या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आप तो ये चीज़ों को याद कर लेंगे, बट क्वेश्चन को अप्रोच करने का इसमें कैसे किया जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, किन क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब स्मार्ट गेसिंग पे जाने की जरूरत है, किन टॉपिक्स को एकदम हार्ड हिटिंग है जहाँ से एकदम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने की संभावना है उसको पढ़ के जाना है, तो उस पर ज़्यादा जोर है। ये पर्पस भी मेरा वही था कि पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाए, मतलब आपको सिर्फ पीवाईक्यू का आंसर नहीं बताऊँ मैं, आंसर तो बताना ही है, आंसर बताने के साथ साथ मैं कोशिश करूँ कि आपको एक अप्रोच दे सकूँ, आपको एक तरीका बता सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा स्लो होगा, आप इसको चाहें तो 1.5 1.25 पे आप देख सकते हैं, आपका समय बच जाएगा, लेकिन इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं, और मुझे फिर बताएंगे आप एग्ज़ाम के बाद से कि क्या फ़ायदा हुआ आपको। ओके, 45 पे आते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार ध्यान रखना है कि इस बार अभी NFHS 6 आ चुका है, तो इस बार निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से नोट कर लेना। ये NFHS 6 के जो भी आपके पास आंकड़े होंगे उसको याद करके जाना, क्वेश्चन पक्का से आ रहा है। क्वेश्चन इस बारे में है कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1920 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो डेटा आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से इसको टिक कर लेंगे। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, आगे चलते हैं। एनएफएचएस को आप प्लीज़ ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 6 आ गया है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 46 के बारे में बात करें तो इसमें दो अलग अलग इसमें जो है लिस्ट दी गई है, सूची 1 है और सूची 2 है, और नीचे इसके कॉम्बिनेशन बना के दिए गए हैं इसमें। ठीक है, इसमें मैच कराना है। देखिए, पहला है पैट, यानी कि परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। दूसरा है मिस्टी, पता है ये सबको, लाइफ भी सबको पता है, और एनसीएपी ये भी सबको पता है। ठीक है, अब हमको इसको मैच करना है। सबसे इजी उठाते हैं लाइफ। लाइफ सबको पता है ना लाइफ के बारे में, कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है एक इनिशिएटिव था, जो जब वो ग्लासगो में थे, कॉप 26 में ग्लासगो में, तो वहाँ पर इन्होंने इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि अपने हम लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंजेस करें जो क्लाइमेट के अनुकूल हों, हमारे क्लाइमेट हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल हों। जैसे हम जो है पानी का कम यूज़ करें, हम प्लास्टिक का कम यूज़ करें, हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें, या जो खाद्य बर्बादी होती है उसको रोकें। तो जो हमारे लाइफ में हम चीज़ें कर सकते हैं उसको लिए लाइफ मिशन चलाया गया था। अब ये चूंकि सबसे ज़्यादा ईजी मुझे लग रहा है, आपको भी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा ये, तो इसका मैच मैंने बताया 21 में जो ग्लासगो में कॉप 26 हुआ था, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सी का 4 आप आराम से मैच कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो आपको पता हो उसको सबसे पहले मैच करिए ताकि एलिमिनेशन आसान हो जाए। अगर आपको मिस्टी पता है ना तो मिस्टी के साथ जाएं। जैसे मिस्टी मुझे इसके बाद आसान लग रहा है, तो मिस्टी क्या है? तट रेखा, यानी कोई जो कोस्टल एरिया में जो आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव को हम लगाने की बात करते थे, तो मैंग्रोव को बढ़ाने के लिए बात थी ये, ताकि जो कोस्टल एरिया है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, और जो लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ पे उनकी इनकम भी बढ़ती है इससे, और जो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अच्छा होता है। ये बहुत सारे इसके फायदे हैं, तो उसके लिए हमने मिस्टी प्लान लेके आए थे। तो मिस्टी के बारे में क्या है, ये मिस्टी को कब पेश किया गया था ये इसके बारे में है। ठीक है, तो मिस्टी को पेश किया गया था आपका 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि यार कब किया गया था, छोड़ सकते हैं आप एनसीएपी पे चले जाइए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये तो पता है हम कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 2019 में राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद से प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है कि आप जो भी आप ट्रेड करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, एनर्जी इंटेंस जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य है वो पैट योजना के तहत रखा गया है। तो इसको अगर मिला लें, ए का 2 हो जाता है, बी का 1 हो जाता है, सी का 4 हो जाता है और डी का 3 हो जाता है, और इस तरह से हमारा जो सही आंसर है वो हो जाता है सी। ठीक है, अब जानने की बात क्या है कि यहाँ पे लाइफ मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप जरूर से याद रखेंगे। लाइफ मिशन के बारे में फिर से क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन फिर से आएगा, और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। मिस्टी के बारे में फिर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मिस्टी एक ऐसी स्कीम है कि इससे सिर्फ किसी एक सेक्शन को, किसी एक पर्सन को, किसी एक ग्रुप को नहीं फायदा हो रहा है यार। मिस्टी एक ऐसी परियोजना है, इससे जो है कोस्टल एरिया को फायदा हो रहा है, इससे जो है कि जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है उसको फायदा हो रहा है, इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे उसको फायदा हो रहा है, इससे हमारा जो क्लाइमेट है वो फायदा हो रहा है, इससे कटान नहीं हो रही है, इससे लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो मतलब इतने सारे इसके फायदे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की अगर बात करें तो हमारे यहाँ वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, मतलब हमारे सारे जो बड़े शहर हैं सब एयर पोल्यूशन से जो है परेशान त्रस्त हैं, तो इसको भी हमें याद रखना है। अगर आपके पास 2 से 3 भी होता तो आराम से इसके साथ जा सकते थे, सही आंसर आप निकाल लेते फटाक से। ठीक है, अब चलते हैं 47 पे। 47 जो वार्षिक पीएलएफएस 23-24 की रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है। जो पीएलएफएस की रिपोर्ट है उसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या है? वर्ष 21-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। ओके, अगर एलएफपीआर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ वृद्धि तो हुई है ये। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। ओके, ठीक है।
मुझे पता नहीं है बट अब ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफी कम हो गई है। ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट है यार। कृषि महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और इसलिए कई बार ये मुद्दा आता है, कई बार न्यूज में रहता है कि कृषि का महिलाकरण हो रहा है हमारे देश में। क्या हो रहा है? कृषि का महिलाकरण। हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में इसकी चर्चा होती है, कृषि का महिलाकरण। ठीक है, कृषि का महिलाकरण से क्या मतलब है कि यार इसमें कृषि में जो है महिलाओं की संख्या का बढ़ना। ठीक है, तो ये तो आराम से आप स्टेटमेंट काट दो यहाँ पे फिर। ठीक है, हाँ, तो ये सी कट गया। बी के बारे में क्या है कि जो कार्यबल भागीदारी दर है वो राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। तो चूंकि हमारे पास नहीं पता है, बी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप हो सकता है आप भी श्योर ना हो, बट ए के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि 21-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रमबल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। और ये बात सही भी है कि शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रमबल भागीदारी में वृद्धि हो रही है, क्योंकि महिलाएं अब ज़्यादा जो है खेतों में काम कर रही हैं। जैसे ये जो कृषि महिला श्रमिक है ना, तो एक तरफ जहाँ पे कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ये बात अपने आप सही हो जाती है कि हाँ, ग्रामीण महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बढ़ रही है, तो इसलिए सी गलत हो जाता है और ए सही हो जाता है। और ये सही हो गया तो आराम से आप ए के साथ चले जाइए। ठीक है, और इसका सही उत्तर भी ए है। ओके, 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। एक राष्ट्र एक सदस्यता, दूसरा अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, अटल इनोवेशन मिशन। 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है। और हमको पता है कि अटल इनोवेशन मिशन, अगर आप स्कीम्स की क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान में रखें तो आपको पता चलेगा कि अटल इनोवेशन मिशन 2016 में ही लॉन्च कर दिया गया था। सिंपली सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको इतना पता चल जाता है तो आप आराम से यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे, और बच गया आपके पास क्या, ए और बी। तो सही उत्तर क्या पूछा है? परिणाम नहीं था। तो परिणाम नहीं था तो अटल इनोवेशन मिशन, क्योंकि 2016 में शुरू हुआ था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आराम से आपका। और ये है आपका सही उत्तर, अटल इनोवेशन मिशन। गुड। तो आपको थोड़ा सा यही दिमाग अब यहाँ पे लगाना है कि मतलब इसमें सबसे पहले तो आपके दिमाग में पता है क्या आएगा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे? यार मुझे तो एक भी स्कीम पता नहीं है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा कि अटल इनोवेशन मिशन 2016 में ही शुरू कर दिया गया था और पूछा है 2020 के बाद से। 2020 के बाद तो अटल इनोवेशन तो पहले चल रहा है, तो आराम से इसको आप मार दीजिए कि यार इसका परिणाम तो नहीं है, तो पहले ही आ चुका है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 2021 में इतने परसेंट से बढ़कर 2022-23 में इतने प्रतिशत हो गई है। ठीक है, इसमें 2 डेटा इन्होंने दिया हुआ है जीवीए के बारे में। ये भी आपका जो है सर्वे से ही क्वेश्चन है। ये आराम से आप सर्वे जब पढ़ेंगे तो सर्वे में ये क्वेश्चन सारे कवर कराए जाएंगे, तो सर्वे से आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पे से डेटा उठा करके इन्होंने पूछ लिया है कि इतने परसेंट से बढ़ के इतने परसेंट तक पहुंच गया। एमएसएमई के बारे में क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, जीवीए और एमएसएमई बहुत 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 जरूरी चीज है ये। आप हमेशा एमएसएमई को पढ़ के जाना प्लीज। जीवीए पूछा हो और जीवीए संबंधित डेटा हो और इसमें एमएसएमई का डेटा हो, या फिर जो है ये सेकेंडरी जो हमारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होती है ना, तो उसमें जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जरूर से पढ़ के जाना यार वो कितनी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास जो है वो यही है कि हम सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दें। ठीक है, तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर आता है वो सेकेंडरी में आता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसका सही उत्तर है 27 से लेके 30 तक बढ़ना। इसमें जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? 27.3 से लेके 30.1% तक इसमें जो है वृद्धि हुई है 20-21 से लेके 22-23 तक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं देंगे क्योंकि ये सीधे सीधे डेटा है और ये इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा आपको, बजट में क्या बताऊँ मैं। अगला क्वेश्चन 50वां है। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कोडिंग की गई है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट वगैरह में क्या है, आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि अब बीपीएससी इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो वन लाइनर पूछते थे ये लोग, तो नहीं पूछने जा रहे हैं अब ये लोग, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। और
हमारे जो प्लेटफॉर्म का ही पर्पज़ ये है, हमारे मेंटोरा सिविल्स का पर्पज़ ही ये है कि जो इवॉल्विंग पैटर्न है बीपीएससी के या फिर यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, उस इवॉल्विंग पैटर्न को हम लोग क्रैक करें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उसके साथ अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस लगातार चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो उनके साथ कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे उनको बताना है कि यार इन इन क्वेश्चंस को, इन पैटर्न को कैसे डिकोड करना है। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बीपीएससी में आने वाले हैं, आप इसके लिए तैयार रहें। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको डिकोड करना है। सीमेंट उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे अपना कि कैसे इसको किया जा सकता है। अगर हमें नहीं पता है तब भी, पता है तो फिर द बेस्ट है। जिन लोगों को पता है आराम से आप इसको अपने फैक्ट के साथ जाएं और सही उत्तर मार दें, ठीक है। सही उत्तर बताऊंगा मैं, बट थोड़ा सा भी पढ़ते हैं। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। अब हमें पता है कि सीमेंट उद्योग जो होता है वो जहाँ पर हमारे ये पत्थर वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ से पत्थर लगातार निकलते हैं, जहाँ से जिप्सम की प्राप्ति हमें हो सकती है, वहीं से हमें जो है लगाया जा सकता है। तो क्या राजस्थान में जो है कि नहीं, अरावली है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में है कि नहीं, वहाँ पे नल्ला माला और जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश है कि नहीं, तो विंध्यन है और जो है मालवा का पठार है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है वो उपलब्ध है। कॉमन सेंस ये कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर कच्चा माल होगा वहाँ पे होगा, तो हम इसके साथ जा सकते हैं कि हाँ ठीक है, 87% एक ऐसा वो दे रहे हैं। और मैंने कहा था ना कि बिहार में सामान्यतः 10 में से 7 मामलों में ऐसा होगा कि डेटा के साथ ये लोग मैनिपुलेशन कम करते हैं, तो 7 मामलों में मैनिपुलेशन नहीं होगा, हो सकता है 2-3 मामलों में हो जाए। तो ये पहला स्टेटमेंट हम ये है जो है उन्होंने सही दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भाई जब भी सबसे बड़े उत्पादन की बात आए ना भारत के लिए अगर दिया हो, हमें ये ध्यान रखना है कि करेंटली चाइना एक ऐसा देश है जो मैन्युफैक्चरिंग में सबका जो इस समय दादा बना बैठा है। चाइना जो है हर एक मामले में, चाहे वो किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें चाइना हमेशा नंबर 1 पे है। मतलब अगर 100 मामले होंगे ना तो चाइना वहाँ पे 90 से 95 मामलों में नंबर 1 पे होगा। 90 मामलों में तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हमें नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो भी हमें ये मान के चलना है कि भारत जो है वो चाइना के बाद अधिकांश मामलों में भारत जो है सेकेंड नंबर पे आ रहा है, कहीं पे थर्ड पे भी है। तो सीमेंट के मामले में चाइना सबसे बड़ा जो है इसका प्रोड्यूसर है, जो भारत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत में, और दूसरा स्टेटमेंट में एक और चीज़ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा उत्पादक। यूपीएससी का भी कॉमन सेंस कहता है कि यार एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम हटाते हैं, तो इस वजह से भी इसको हटा सकते हैं, कॉमन सेंस से भी हटा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो क्या होता है कि जो भार राशि उद्योग होते हैं, जिनका मतलब भार जो है प्रोडक्शन के बाद घट जाता है, और जो भार राशि नहीं होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह के जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उनमें भार घटता बढ़ता नहीं है। तो जो जो भार राशि है ना वो कच्चे माल के स्रोतों के पास बनाए जाते हैं। जैसे कोयले का उद्योग हो गया, ये बिजली बनाने वाला हो गया, या फिर सीमेंट वाला हो गया। तो ये हम जो जहाँ इनका वो होता है, कच्चा माल होता है ना, वहीं पे हम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है या कपड़े का काम जो होता है वो हम करते हैं जहाँ बाजार होता है वहाँ पे। ये हमको अपने ज्योग्राफी का बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टेटमेंट के हिसाब से चलें तो भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर हैं। क्या सीमेंट का कोई भी सेंस बनता है कि हम उनको कच्चे माल के स्रोतों से दूर बनाएं? नहीं बनता है, यहीं से गलत हो जाएगा। और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित हैं। यार हम क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, जब हमारे खुद की ज़रूरतें पूरी होंगी तब तो हम, हमारा इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, हमारी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी होंगी, उसके बाद तो हम बंदरगाहों पर उनको लेके जाएंगे। क्यों हम एक्सपोर्ट करेंगे? तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए सबसे पहले यूज़ के लिए बना रहे हैं, और कच्चे माल के स्रोतों के पास ही जो है इनको बनाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो 2 और 3 गलत हो गया। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक, और सही उत्तर भी क्या है इसका? एक है, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट इसमें दिया था, 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, बट अगर आप थोड़ा सा परेशान नहीं होते और घबराते नहीं तो आप आराम से इसको सही मार के आते। और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी टाइम आज दिया हुआ है और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन को उठाना कैसे है, क्वेश्चन को पिक कैसे करना है, क्वेश्चन में वर्ड प्ले जो कर रहे हैं उनके साथ कैसे आपको खेलना है, आपको कैसे बचना है उनसे, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं उन गलतियों से कैसे सीखना है, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उनमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है उनमें, आराम से पेशेंस के साथ जाएँ और जो इवॉल्विंग पैटर्न है ना उसको सीखें, सॉल्व करें।
पिछले अभी हम लोग लगातार 70वीं का हमने PYQ कराया, 71वीं का मैं करा रहा हूँ, फिर इसके बाद 69th PYQ भी कराएंगे हम लोग, 68th भी कराएंगे। तो उसमें जो है कैसे चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के हिसाब से कैसे बच्चों को सीखना है, कैसे अपनी चीज़ों को नए तरीके से सीखना है ताकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी कोशिश की मैंने कि आपको बता सकूं कि क्या क्या आप सीख सकते हैं। मेरा अपना जो नॉलेज है, मेरी अपनी जो समझ है, उसको आपको साथ शेयर करने की कोशिश की है मैंने। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, आप 1.5 पे भी देख सकते हो, इससे आपका बेनिफिट हो, इससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और अभी मैंने 50 क्वेश्चन पे बात की है, जो कि इसमें ज़्यादातर रीजनिंग और करंट के क्वेश्चंस थे। करंट के लिए थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। हार्ड हिटिंग टॉपिक से मैंने बताया कि आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना, यहीं से फिर से क्वेश्चन आएंगे। डेटा चेंज हो जाएगा, फैक्ट चेंज हो जाएगा, बट जो थीम है ना, जिन थीम की हमने बात की, वो थीम वही रहने वाले हैं, वही इसरो रहने वाला है, वही इंडिजिनस जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, वही जो है क्या कहते हैं ब्रिक्स, वही जो है G20, वहीं से सारा क्वेश्चन आना, वही UNDP की रिपोर्ट्स, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर से ये लोग फिर से वहीं से पूछने वाले हैं। तो उन थीम्स को याद रखना है और इस बार के करंट में उन थीम्स को उठा करके पढ़ लेना है। 50 क्वेश्चन पे हम लोग आज रोकते हैं और थोड़ी सी वीडियो लंबी है, बट हम अगला जो 100 क्वेश्चन है वो फिर से हम कल इसको पूरा करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि हम 100 के 100 क्वेश्चन पे बात करें, क्योंकि जो अगला 100 क्वेश्चन होने वाले उसमें बहुत सारे वन लाइनर होंगे हिस्ट्री के, तो उसमें ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा थीम आपको बस बताऊंगा, मैं थीम बताऊंगा और आपको बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। थीम जरूर से बता दूंगा, थीम आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि फिर से वहीं उसी थीम से क्वेश्चन आने वाले हैं। गांधी से फिर से क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और कल कोशिश करेंगे कि हम 100 क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट करें और आपके लिए बेस्ट चीज़ें उसमें से निकाल के लाएं, ताकि इस बार जो है आप अपनी तैयारी को और थोड़ा पॉलिश करके जाएं और आप 100+ मार्क्स इस बार गेन करके आएँ। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि आप जो ये कट ऑफ के आसपास जो रहने वाली जो एक वो दिक्कत हो जाती है बच्चों को, और वो उस समय फंसे रहते हैं कि यार मेंस मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, उससे बाहर होकर के 100+ जाएं सब लोग इस बार। और उसके लिए मैं अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए अपनी इतना पेशेंस रख के सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।